एक प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं जो जेईई लेवल पे बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें वर्क एनर्जी, रिलेटिव वेलोसिटी, काइनेमैटिक्स के फंडामेंटल इक्वेशंस और फ्रिक्शंस का स्टडी करना है। तो बताते हैं क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है। देखो अपने पास एक प्लैंक है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करते हैं। एक कैपिटल मास एम है, इसको जेंटली क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं प्लैंक पे। जब प्लैंक पे हम प्लेस करते हैं तो वो स्लिप करता है, स्लिप करने के बाद कुछ टाइम के बाद वो अपना स्पीड, जो प्लैंक का स्पीड होता है उतना ही उस ब्लॉक का स्पीड हो जाता है। तो मुझे पता करना है कि एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। दूसरी बात है कि जब फ्रिक्शन के कारण, क्योंकि जैसे ही आप प्लेस करोगे तो फ्रिक्शन क्रिएट होगा, इस फ्रिक्शन के कारण कितना हीट जनरेट हो रहा है। तो 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम एक प्लैंक बनाएँगे। तो अपने पास एक सरफेस है जो स्मूथ है, पहले बात बता देते हैं, ठीक है? और ये अपने पास प्लैंक है। इस प्लैंक को हम कांस्टेंट वेलोसिटी देते हैं। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक फोर्स लगाते हैं जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है? अब क्या करते हैं कि हम इस पे एक मास m को जेंटली प्लेस कर देते हैं। जैसे ही आप इसको जेंटली प्लेस करेंगे तो ये स्लिप होगा। स्लिप करने के बाद क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो प्लैंक की स्पीड होगी उसी स्पीड से ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। थिंग्स कि अब सोचिए कि प्लैंक जो है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, जबकि ब्लॉक की जो स्पीड है इनिशियली वो क्या है, 0 है। तो यदि हम ब्लॉक और प्लैंक के बीच में एक रिलेटिव करेंगे तो क्या होगा, ब्लॉक और माइनस प्लैंक, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी लिखेंगे। तो वी बीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस वी। अब मेरे को पता है कि जब आप इसका रिलेटिव लिखे हैं तो वो क्या हो गया, माइनस पी। आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शंस में यदि आप आए तो आप देखोगे कि हम पढ़ते हैं फ्रिक्शन को अपोज द रिलेटिव वेलोसिटी। तो सी, ये जो वेलोसिटी लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है। तो ऑब्वियसली हमको पता है कि फ्रिक्शन जो होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ के इस डायरेक्शन में लगेगा। इस एफ के का एक रिएक्शन भी लगेगा जो इस प्लैंक पे लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है? अब मेरे को बेसिक सा चीज़ पता है कि एफ के इक्वल टू क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मेरे लिए इक्वेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, तो म्यू एम जी कह रहे हैं। और ये जो फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट है बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है, ठीक है? अब मेरे को पता है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, फ्रिक्शन बाय मास। फ्रिक्शन कितना लग रहा है, म्यू एम जी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, एम। इससे एम एम कट जाएगा तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, म्यू। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन पता चल गया मेरे पास। अब रहा कि एक चीज समझना है कि प्लैंक पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं जिसके कारण वो कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो अब यहां समझिए कि प्लैंक पे हम बात कर रहे हैं, दिस इज अ प्लैंक के लिए लिख रहे हैं, तो एफ एक्सटर्नल माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक इक्वल टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल जो होगा वो किसके बराबर होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक के बराबर होगा, ठीक है? अब यदि आप वर्क परफॉर्म की बात करें तो वर्क बराबर क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। अब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक देखो तो वो क्या, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, वेलोसिटी इनटू टाइम लिख लेंगे, ठीक है? अब हम ब्लॉक पे आके बात करते हैं, क्योंकि अब ब्लॉक से हम रिलेट करेंगे। तो अब यहाँ पे काइनेमेटिक्स का एक जनरल इक्वेशन लिखेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है? मेरे को पता है कि इनिशियली जो है u क्या होगा, 0 होगा। तो v इक्वल टू ए का मतलब क्या है, म्यू इंटू जी, ठीक है? इंटू हम t लिख दिए, तो t बराबर क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाय म्यू टू जी। अब आप ये वाला जो इक्वेशन देख रहे हैं, ये वाला जो इक्वेशंस देख रहे हैं, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ से यदि हम जाएँ तो हम क्या करेंगे, वर्क लिखेंगे यहाँ पे, वर्क इक्वल टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शंस तो आपको पता है कि म्यू mg है, तो म्यू mg इंटू डीपी। डीपी की बात करोगे तो आप लिखोगे v इंटू टी, ठीक है? तो म्यू mg इंटू वी इंटू टी, टी बराबर क्या हो जाएगा, v डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, म्यू जी।
आपको पता है कि इसमें से म्यू वाले टर्म को कैंसिल कर देगा और जी कैंसिल कर देगा, तो वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वो कितना हो जाएगा, एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला पार्ट आप निकाल लिए। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं थोड़ा सा, कि सेकेंड पार्ट में जो कहा गया है कि कितना हीट जनरेट होगा। भाई अब हीट कब तक डेवलप होगा, जब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तभी तक हीट जनरेट होगा। ये भी बोला है कि एक टाइम ऐसा आता है जो प्लैंक का जो स्पीड होता है उतना ही स्पीड जो होता है वो ब्लॉक का सेटअप हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन पे क्या होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन लगना बंद हो जाता है और वहां पे लगने लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। अब चलो हम बात करते हैं यहाँ पे। तो मेरे को पता है कि कि अब हम जब स्टडी करेंगे तो मेरे को सबसे पहले देखेंगे कि प्लैंक प्लैंक के साथ जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है वो क्या है। तो हम अभी देख रहे हैं कि डी पी इक्वल टू वी इंटू टी लिखे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम यहाँ से डी पी इक्वल टू लिख दें तो वी इंटू टी, टी बराबर क्या होगा, वी और म्यू जी, यही ना। तो डी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई म्यू जी। ठीक है, तो डीपी बराबर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई म्यू जी। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि ब्लॉक के बारे में, कि ब्लॉक वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस के जगह डिस्टेंस के जगह हम लिखेंगे ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट। तो अभी भी तो यू जीरो होगा, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या कर सकते हैं, टू, और एक्सलेरेशन कितना निकाले हैं, तो एक्सलेरेशन निकाले हैं म्यू इंटू जी। ठीक है ना, तो एक्सलेरेशन की जगह क्या लिखेंगे, म्यू इंटू जी इंटू डीवी। तो अब डीवी निकालेंगे तो डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बटा टू म्यू जी। क्योंकि अब क्या करना होगा, क्योंकि आप जब हिट की बात करते हैं तो क्यू बराबर फ्रिक्शनल फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू टी रिलेटिव लगेगा। कि रिलेटिव इसलिए हो गया, प्लैंक भी मूव किया, ब्लॉक भी मूव किया, उस दरमियान में आपका उसका रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ वो एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली ऐसा सोचो, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यही बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम डी रिलेटिव निकालते हैं, तो हमारा क्या है, प्लैंक माइनस ब्लॉक। रिलेटिव्स के पता है, रिलेटिव्स का मतलब ये होता है माइनस के बारे में। तो अभी हम पता कर सकते हैं कि वी स्क्वायर बाई म्यू जी माइनस वी स्क्वायर बाई टू म्यू जी। अब एलसीएम ले लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, टू म्यू जी, तो ये टू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो अभी हम लिख सकते हैं डी रिलेटिव इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू म्यू जी। ठीक है, अब दूसरा बात है कि जो इंपॉर्टेंट है वो समझो, कि अब जब वो प्लैंक और जो ब्लॉक है वो सेम स्पीड अचीव कर लिया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि v रिलेटिव, यदि हम देखना चाहें किसका रिलेटिव देखते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि प्लैंक और ब्लॉक का रिलेटिव देखते हैं, तो दोनों जब सेम स्पीड अचीव कर लिया है तो रिलेटिव कितना हो गया हमारा, जीरो हो गया। अब दूसरी बात आती है कि यदि रिलेटिव जीरो हो गया तो दैट्स मीन्स कि अब काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, अब लग क्या रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात हो रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है, ये भी क्लियर आउट है। मुझे पता है कि यहाँ पे जो बात किया जाए तो हम ये भी पता है कि फोर्स एक्सटर्नल जो है वो बेसिकली क्या है, फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, क्लियर पता है। मेरे को पता है कि यहाँ पे जो ब्लॉक मूव कर रहा है, जो प्लैंक मूव कर रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब क्या हुआ, प्लैंक का जो स्पीड हो गया वही स्पीड क्या हो गया, ब्लॉक का हो गया। तो ये मेंटेन करेगा अपने आप को, मतलब मूव कराने में दोनों अब गेट टुगेदर एक साथ ही मूव करेगा, मतलब एक यूनिट की तरह मूव करेगा। अब ये भी सोचो कि यहाँ पे जो फोर्स नेट लगेगा, नेट फोर्स, क्योंकि नेट फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब नेट फोर्स भी क्यों जीरो हो रहा है, क्योंकि आपका क्या है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। ऑब्वियसली आप देखो कि अब प्लैंक का भी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब थिंग्स की काइनेटिक तक ही ये जो है हिट जनरेट करेगा, इस कंडीशन पे ये हिट जनरेट नहीं करेगा।
ठीक है? जब वो कॉमन वेलोसिटी से मतलब कॉमनली दोनों एक यूनिट में मूव करने लगेगा तो, ठीक है? तो इस वाले केसेस में हमारा काम नहीं है, हमारा काम है इस केस के लिए, ठीक है ना? अब यहाँ पे जब काम है तो अब हम Q इक्वल टू फ्रिक्शनल, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? म्यू mg हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर बाई 2 म्यू जी हो जाएगा। अब इसमें से म्यू म्यू काट लीजिए और जी जी को काट लीजिए, तो क्यू इक्वल टू क्या बच जाएगा? एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप क्यू जो आपका हिट जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो एक छोटा सा बात और भी हम बताने जा रहे हैं, जाकर के आप वर्क फ्रेम में काम कीजिए कि जब ये रिलेटिव हो जाता है तब स्टैटिक फ्रिक्शंस का जो वैल्यू हो जाता है एफ स्टैटिक जो हो जाएगा, एफ स्टैटिक क्या हो जाएगा? 0 होगा। आप ये कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये स्टैटिक क्यों 0 हो जाता है? जबकि हम 2-3 चीज़ बता दिए हैं कि नेट फ़ोर्स 0 हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी 0 होना चाहिए। तो आप ये टर्म मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन 0 होता है? ठीक है? और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम यूटिलाइज़ करके सवाल को बनाया गया है। इसमें बहुत कुछ हम नहीं किए हैं, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज़ करके हम सवाल को हैंडल किए हैं। तो आज के लिए थैंक यू।